त्रिवेणी संघ ने कहा कि हम जमींदारों के खिलाफ किसानों के पक्ष में हैं और हम पूंजीपतियों के खिलाफ मजदूरों के पक्ष में हैं। त्रिवेणी संघ ने जातियों का गठजोड़ नहीं बनाया था। त्रिवेणी संघ जाति से वर्ग की तरफ बढ़ने का मामला है। हिंदुत्व की ताकतें हिंदू पहचान उभारती हैं। हिंदू पहचान जब उभरता है तो वो कहती है कि हिंदुओं को एकजुट होना है। वो हिंदू पहचान ये बोलते हुए उभारती हैं, लेकिन क्या हिंदू एकजुट होते हैं? उनकी हिंदुओं की एकजुटता का मतलब क्या है? वो हिंदुओं को एकजुट नहीं करते हैं जाति आधारित विषमता को खत्म करते हुए। हिंदुओं की एकजुटता की बात करते हैं वर्ण और जाति व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की। कि हिंदू पहचान की अंतर्वस्तु ही सांप्रदायिक है। हिंदू पहचान की अंतर्वस्तु ब्राह्मणवादी है। हिंदू पहचान मजबूत होने का मतलब है वर्ण जाति व्यवस्था की पुनर्स्थापना। और इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर हिंदू पहचान को चुनौती नहीं देती है, सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे नहीं बढ़ सकती है। चाहे आज इस सवाल को हम कबूल करें, इस बात को कबूल करें या कल करें, आपको हिंदू पहचान को चुनौती देनी ही होगी। हिंदू शब्द के पीछे एक विचारधारा है, एक राजनीति है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। लेकर इस हॉल में मौजूद सबको जय भीम इनकलाबी सभा। दोस्तों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं त्रिवेणी संघ की विरासत को याद करने के लिए। उस विरासत को याद करने की आज बेहद ज़रूरत है। जहानाबाद की धरती त्रिवेणी संघ के संघर्षों की भी धरती रही है और बाद के दिनों में फिर 70-80 के दशक में त्रिवेणी संघ की अधूरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ही जो भोजपुर के सहार के द्वारी से लड़ाई शुरू हुई, जगदीश महतो, रामेश्वर अहीर और रामनेश्वर राम की अगुवाई में, वो लड़ाई भी जहानाबाद से नए तेवर के साथ आगे बढ़ी। और वही दौर होगा जब समाजवादी राजनीति से एक अलग रास्ता लेते हुए जगदेव प्रसाद ने एक नई दिशा में बढ़ने का काम किया। और जगदेव प्रसाद की कोई जन्मभूमि है, उनके संघर्षों की भूमि है। ये जो विरासत है बिहार की, ये बिहार की परिवर्तनकारी विरासत है। ये जहानाबाद की जो विरासत है वो जहानाबाद की परिवर्तनकारी विरासत है। हम लोग अक्सर हाँ जब सामाजिक न्याय पर बात करते तो हमारी कहानी 90 से शुरू होती है, लेकिन अगर बिहार की ज़मीन पर खड़ा होकर सामाजिक न्याय की बात करनी हो तो वो कहानी 1933 से शुरू होती है। त्रिवेणी संघ आंदोलन से शुरू होता है कहानी। जब भी मामूली लोग हैसियत वालों के खिलाफ, प्रभु वर्ग के खिलाफ खड़ा होते हैं तो इतिहास में बदलाव आता है। इतिहास के रंगमंच पर नए तरह के नायक अवतरित होते हैं और उनको बहुत देर से इतिहास में जगह मिलती है। जैसे कि त्रिवेणी संघ के नायकों को आज भी हमारे इतिहास में बहुत जगह नहीं मिली है और ऐसे नायकों को इतिहास में एक सही जगह मिले, ये वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भी जरूरी होता है। तो त्रिवेणी संघ की लड़ाई 1933 में शुरू हुई। त्रिवेणी संघ का गठन हुआ। वो दौर क्या था जब त्रिवेणी संघ बना? त्रिवेणी संघ ने कहा कि हम ये जो भारत में 4 तरह के साम्राज्यवाद हैं इसका अंत करेंगे। सामाजिक साम्राज्यवाद, धार्मिक साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद, राजनीतिक साम्राज्यवाद। त्रिवेणी संघ ने कहा कि ज़मीन उसकी होनी चाहिए ज़मीन पर जिसके हाथ में हल हो, जो हल चलाने का काम करता हो, जो बाद के दिनों में सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का भी एजेंडा बना। उस दौर में भी किसान सभा ने इस तरह की लड़ाई लड़ी। त्रिवेणी संघ ने कहा कि हम जमींदारों के खिलाफ किसानों के पक्ष में हैं और हम पूंजीपतियों के खिलाफ मजदूरों के पक्ष में हैं। त्रिवेणी संघ ने धार्मिक झगड़ों को खारिज किया। मतलब उस दौर में 1930 के दशक में त्रिवेणी संघ ने सेक्युलरिज्म के परचम को बुलंद किया और ये लड़ाई आगे बढ़ी। उस दौर में
राजनीतिक दायरे में पिछड़ों की हैसियत बहुत ही कमज़ोर थी। कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस के कार्यालयों में जब पिछड़े जाते थे तो उनको वहाँ से दुत्कार कर भगा दिया जाता था। कोई अहिल जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि असेंबली में क्या भैंस दूहना है। कोई कोयरी जाति के जा रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि क्या वहाँ सब्जी उगाना है, और कोई कुर्मी जाति के जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि क्या वहाँ खेती करना है। ये जो अभी मध्यवर्ती जातियां हैं जिसको ओबीसी के भीतर आप अपर ओबीसी बोलते हैं, उसकी हैसियत उस समय थी। दलितों की तो क्या हैसियत रही होगी आप समझ सकते हैं। और त्रिवेणी संघ ने यही बहुत साहसिक काम उस दौर में किया। त्रिवेणी संघ ने 1937 के विधानसभा चुनाव में ये चुनौती कबूल की। जब कांग्रेस ने पिछड़ों को उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया तो त्रिवेणी संघ ने चुनाव में उतरने का काम किया। तो 90 के दौर में आप पिछड़ों की राजनीति को एक ऊंचाई पर खड़ा होते हुए देखते हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। पिछड़ों दलितों की सामाजिक राजनीतिक दावेदारी को 90 से जो ऊंचाई की तरफ बढ़ते देखते हैं, उसकी बुनियाद दरअसल 1937 में त्रिवेणी संघ ने रख दी थी। राजनीतिक सशक्तिकरण का, सामाजिक सशक्तिकरण का एक रास्ता त्रिवेणी संघ ने वहीं से बनाया था। और उसी चुनाव में 8-9 उम्मीदवार त्रिवेणी संघ के थे। शाहाबाद और मगध का रेंज वो त्रिवेणी संघ के संघर्ष का सघन इलाका था। यहाँ से भोजपुर, ये शाहाबाद और मगध से लेकर भागलपुर और बांका तक के इलाके में, मुंगेर के इलाके में भी त्रिवेणी संघ का संघर्ष था। और त्रिवेणी संघ ने बिहार में बड़े 8-9 उम्मीदवार उतारे विधानसभा के चुनाव 1937 में, और जबरदस्त लड़ाई हुई। जिस भोजपुर को हम 70-80 के दशक में सुलगते हुए देखते हैं, उस भोजपुर में उस दौर में चुनाव प्रचार के दरमियान पिछड़ों की हत्या हुई। चुनाव के दरमियान जगह जगह तनाव पैदा हुआ, जगह जगह लड़ाइयाँ हुई। यहाँ तक कि चुनाव के बाद जो त्रिवेणी संघ ने एक जागरण की मुहिम चुनाव को बनाया, और चुनाव में जो एक पिछड़ों की गोलबंदी दिख रही थी, दलितों की गोलबंदी दिख रही थी, तो उसकी एक कहिए तो जागरण जो एक शुरू हुआ था, बहुत प्रारंभिक अवस्था में था, उसको कुचल देने के लिए उस दौर में भोजपुर के आयर गांव में, शायद आयर नाम है उस गांव का, उसके आसपास कोयरी और जादवों की बस्ती को लूट लेने का काम किया गया। मतलब जो जागरण पैदा हो रहा था, जो प्रतिरोध की एक चेतना पैदा हो रही थी, उस चेतना को कुचल देने की कोशिश चुनाव के बाद की। जबकि कांग्रेस ने तमाम सीटों पर जहां त्रिवेणी संघ चुनाव लड़ा था वहां जीत हासिल की थी, फिर भी ये कोशिश हुई। तो कुल मिलाकर पिछड़ों के राजनीति की बुनियाद त्रिवेणी संघ ने रखी है। दलितों की राजनीति की बुनियाद यहाँ पर त्रिवेणी संघ ने रखी है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई त्रिवेणी संघ 3 पिछड़ी जातियों का संगठन था। ऐसा नहीं था। जरूर ही 3 जाति सभाओं ने उस दिशा में पहल लिया, लेकिन उस दौर में वो तमाम दलित उत्पीड़ित जातियों का एक मंच बना, उनकी अगुवाई का वो संगठन बना। तो त्रिवेणी संघ की लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ी। और फिर 1939 में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन हुआ इस इलाके में, तो 21 उम्मीदवार त्रिवेणी संघ के उतरे और उसमें 5-6 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। तब लगा पिछड़ों को कि हम चुनाव में उतरकर जीत भी सकते हैं। वो चुनावी राजनीति में पिछड़ों की पहली जीत थी और उससे हौसला बढ़ा। और तो वहाँ से हमारा इतिहास सामाजिक न्याय का शुरू होता है। और अगर हम इतिहास की कड़ियों को भूलकर सामाजिक न्याय पर बात करेंगे, अगर हम अब अपनी जड़ों की तलाश नहीं करेंगे, तो हम वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर अपनी जड़ों की शिनाख्त हम नहीं करेंगे, तो वर्तमान में भविष्य की तरफ बढ़ने का जो रास्ता है, उस रास्ते की सही तलाश नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्तमान में जो दृष्टि बनती है, जो एजेंडा तय होता है, जो दिशा तय होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास में अपनी जड़ों की सही शिनाख्त करें। हमको अपने इतिहास में अपनी जड़ों का पता हो, तो हमारी जड़ जो इस इलाके में मगध और शाहाबाद के रेंज में जो आधुनिक बिहार में आप प्रतिरोध देखते हैं, जो संघर्ष देखते हैं न्याय उत्पन्न के खिलाफ, उसकी जड़ें त्रिवेणी संघ तक जाती हैं। और 70-80 के दशक का आंदोलन हो या जगदेव प्रसाद की अगुवाई में शुरू आंदोलन हो, जगदेव प्रसाद भी दरअसल जो त्रिवेणी संघ ने मशाल जलाई थी, उसी मशाल को लेकर
70 के दशक में आगे बढ़े थे। त्रिवेणी संघ ने भी 10 बनाम 90 की बात की थी। उन्होंने कहा कि ये अनुन्नत समाज जो 90% है उसको जीवन के हर एक क्षेत्र में बराबरी मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जगदेव बाबू ने बाद में यही कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन जगदेव प्रसाद की जमीन है और जगदेव प्रसाद पर जब बात करते हैं तो जगदेव प्रसाद को हम कुल मिलाकर इन नारों के इर्द गिर्द समेट देते हैं। जगदेव प्रसाद का मतलब केवल ये नारा नहीं है, एक खास बात थी। आज जब हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की बात करते हैं, हिंदुत्व से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, तब हम एक सोशल इक्वेशन बनाने की बात करते हैं कि भाई भाजपा से मुकाबला करना है, हिंदुत्व से मुकाबला करना है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना है तो कुछ जातियों का गठजोड़ बनाना होगा। त्रिवेणी संघ ने जातियों का गठजोड़ नहीं बनाया था। त्रिवेणी संघ जाति से वर्ग की तरफ बढ़ने का मामला है। त्रिवेणी संघ ने जाति से वर्ग की दिशा में बढ़ने का काम किया और इसलिए देखिएगा त्रिवेणी संघ ने असली मजदूरों, किसानों को संगठित करने की बात की, जो छोटे व्यवसायी थे उनको संगठित करने की बात की। तमाम त्रिवेणी संघ की सभाओं में इस बात पर जोर होता था। जगदेव प्रसाद ने जातियों के गठजोड़ बनाने की बात नहीं की, उन्होंने शोषित वर्ग की बात की है। उन्होंने शोषितों को एक वर्ग के रूप में देखा है और इसलिए अगर हिंदुत्व का मुकाबला करना चाहते हैं, भाजपा का मुकाबला करना चाहते हैं तो जातियों का समीकरण बनाकर, कुछ जातियों का समीकरण बनाकर ये लड़ाई संभव नहीं है। हमें जाति से वर्ग की दिशा में बढ़ना है। अब मैं कम्युनिस्टों ने जो वर्ग को परिभाषित किया है, मैं उस परिभाषा पे नहीं जाता, लेकिन वर्ग के रूप में आपको आगे बढ़ना होगा, वर्ग के बतौर संगठित होना होगा, तभी सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ेगी, तभी हिंदुत्व से मुकाबला होगा। क्योंकि हिंदुत्व की ताकतें करती क्या है? हिंदुत्व की ताकतें हिंदू पहचान उभारती हैं। हिंदू पहचान जब उभरता है तो वो कहती है हिंदुओं को एकजुट होना है। वो हिंदू पहचान ये बोलते हुए उभारती है, लेकिन क्या हिंदू एकजुट होते हैं? उनकी हिंदुओं की एकजुटता का मतलब क्या है? वो हिंदुओं को एकजुट नहीं करते हैं जाति आधारित विषमता को खत्म करते हुए, सत्य, सम्मान और हिस्सेदारी की गारंटी करते हुए हिंदुओं की एकजुटता की बात वो नहीं करते। वो हिंदुओं की एकजुटता की बात करते हैं वर्ण और जाति व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए, और वो वर्ण जाति व्यवस्था को जब पुनर्स्थापित करने की दिशा में बढ़ते हैं और तब हम अगर जातियों के समीकरण के जरिए उसका मुकाबला करना चाहेंगे तो उनसे लड़ाई संभव नहीं होगी। और इसलिए देखेंगे कि इस दौर में सामाजिक न्याय की लड़ाई के सामने जो चुनौती है कि सामाजिक न्याय की धारा अलग अलग जातियों की राजनीतिक पार्टियों में देखेंगे कि वो धारा बिखर गई है, बदल गई है। तो ये जो अलग अलग जातियों की पार्टी बन गई है, तो किन पार्टियों के बल पे हिंदुत्व का मुकाबला होगा? ब्राह्मणवादी शक्तियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होगी, कारपोरेट कब्जे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होगी? ये संभव नहीं है, इससे लड़ाई नहीं होगी। फिर जाति से हम एक वर्ग की तरफ कैसे बढ़ेंगे? ये चुनौती आज हमारे सामने है और त्रिवेणी संघ से, जगदेव प्रसाद से ये सूत्र हमें मिलता है कि जाति से वर्ग बनने की दिशा में हम कैसे बढ़ेंगे और कैसे भाजपा का मुकाबला होगा, कैसे हिंदुत्व का मुकाबला होगा। साथियों ने यहाँ पे बात रखी तो हम एक बात यहाँ कहना बहुत जरूरी समझते हैं कि हिंदू पहचान की अंतर्वस्तु ही सांप्रदायिक है। हिंदू पहचान की अंतर्वस्तु ब्राह्मणवादी है। हिंदू पहचान मजबूत होने का मतलब है वर्ण जाति व्यवस्था की पुनर्स्थापना, और इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर हिंदू पहचान को चुनौती नहीं देती है, सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे नहीं बढ़ सकती है। चाहे आज इस सवाल को हम कबूल करें, इस बात को कबूल करें या कल करें, आपको हिंदू पहचान को चुनौती देनी ही होगी। बहुत लोग को लगता है कि कोई धार्मिक पहचान है। हिंदू शब्द का इतिहास क्या है? बहुत पुराना नहीं है। जब आधुनिक भारत में ब्राह्मणवाद के खिलाफ, वर्ण जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई तेज हुई और दूसरी तरफ से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहे थे, उत्पीड़ित जातियों के लोग इस्लाम की तरफ जा रहे थे, तब से हिंदू नामधारी संगठनों का बनना इस देश में शुरू हुआ है। इसलिए हिंदू शब्द के पीछे एक विचारधारा है, एक राजनीति है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। और इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई को हिंदू पहचान को चुनौती देनी होगी। और जगदेव प्रसाद के संघर्षों में भी देखें तो वो
कि ब्राह्मणवाद के किसी आयाम के सामने समझौता नहीं करते, सरेंडर नहीं करते। और ख़ास बात है जगदेव प्रसाद की वैचारिक दृष्टि की। उसको कुछ लोग जातीय उन्माद में बदल सकते हैं, जातीय नफरत में बदल सकते हैं। जगदेव प्रसाद ने ब्राह्मणवादी विश्व दृष्टि के साथ निर्णायक संबंध विच्छेद का रास्ता लिया। जीवन के हर क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, खास बात जो यही है, ये है कि जगदेव प्रसाद ने जो समाजवादी राजनीति से उन्होंने अपना रास्ता अलग किया, वो खास बात यही थी कि समाजवादी राजनीति की जो वैचारिक दृष्टि थी वो ब्राह्मणवाद से निर्णायक संबंध विच्छेद नहीं करती थी, द्विज दृष्टि के साथ वो निर्णायक संबंध विच्छेद नहीं करती थी। जगदेव प्रसाद ने दरअसल जो एक अलग रास्ता लिया, वो ब्राह्मणवाद के साथ एक निर्णायक संबंध विच्छेद करते हुए अलग रास्ता लिया था। और इसलिए हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को, बिहार के सामने जो चुनौती है, ये तात्कालिक चुनौती है 2025 का चुनाव, लेकिन एक जो लंबी लड़ाई की जो चुनौती है, वो इन बातों को हमको ध्यान रखना होगा। त्रिवेणी संघ से लेकर जगदेव प्रसाद तक की विरासत से हमें बहुत कुछ सीखना होगा। 70-80 के दशक के किसान आंदोलन से, गरीबों के हाशिए के लोगों की लड़ाई से हमें ताकत लेनी होगी। तो बिहार के पास एक परिवर्तनकारी विरासत है, और इस विरासत के सामने आज सवाल खड़ा है कि विरासत बुलंद करते हुए हम बिहार को आगे ले जाएंगे, या भाजपा शक्ति जैसी शक्तियाँ बिहार को 90 के पीछे ले जाने की जो कोशिश कर रही हैं वो सफल होंगी। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती जो है वो ये तात्कालिक चुनौती हमारे सामने कि हम 2025 में भाजपा को निर्णायक शिकस्त दें, तमाम छोटे छोटे अंतर्विरोधों को भुला। और लंबी लड़ाई जो हमारी है, हमें उम्मीद है कि हम त्रिवेणी संघ, जगदेव प्रसाद के संघर्षों से, 70-80 के दशक के किसानों के संघर्षों से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने चुनौती है त्रिवेणी संघ का घोषणा पत्र बिगुल था नाम उसका, तो हमारे सामने चुनौती है दलितों, पिछड़ों के सामने, मेहनतकशों के सामने, श्रमशील लोगों के सामने, कि बिहार में नया बिगुल रचा जाए, फिर से बिगुल फूंका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।